जयंती और अक्षय लोकजन का जो 11वें साल का पहला अंक का विमोचन। आदरणीय जगदीश लाल श्रीमाली साहब, लोक जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विमल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजित सभी सम्मानित विभूतियों को मैं प्रणाम करते हुए मंच के सम्मुख विराजित सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोक जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। लोक जन सेवा संस्थान दिसंबर, इस बात को हम सभी जानते हैं, और लगभग 2008 के अंदर 8-9 में इस लोक जन सेवा संस्थान की स्थापना हुई थी और तब से मेवाड़ की इस धरा से जुड़ी हुई स्थापत्य कला, राजघरानों से इतिहास, वीरांगनाओं वीरों की गाथाओं और ऐसे कई समय समय पर जो महापुरुष विभूतियां इस मेवाड़ की धरा पर जन्म लिया, उन विभूतियों का कार्यक्रमों का आयोजन, उन विभूतियों के सम्मान में आयोजन और उन्हें गाथाओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पण करने के बाद उदयपुर के विकास के साथ साथ समरसता भाव की जो चर्चा समय समय पर इस लोक जन सेवा संस्थान के साथ ने अपनी गतिशील क्रियाशील के अंदर लिया। निश्चित रूप से आज चूंकि मैं करीब 17 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और प्रथम अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है, जिस पौधे को हमने रोपा चौबे जी के साथ मिलकर, उससे पल्लवित, पुष्पित और सुगंधित होते हुए यदि हम देखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है। निश्चित रूप से महाराणा भोपाल जयंती के रूप में मनाने का बीड़ा कई वर्षों से उठा रखा है और प्रतिवर्ष इसे 5 दिवसीय या 7 दिवसीय कार्यक्रमों में विभक्त कर इस कार्यक्रम को लगातार करने से जनमानस के प्रति, भोपाल सिंह जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए जनमानस को तैयार किया जाता है। और ऐसी विभूतियां जो उदयपुर या मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान कलाओं के माध्यम से रही हो, शिक्षा के माध्यम से रही हो, इतिहासकारों के माध्यम से रही हो, खेलकूद के माध्यम से रही हो, जिन्होंने विशिष्ट योगदान देकर मेवाड़ की इस धरा को इस भारतवर्ष के अंदर चमकाने का कार्य किया, उन विभूतियों का सम्मान करने का भी समय समय पर और विशेष रूप से भोपाल जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मान देने का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। जैसा कि चौबे जी ने बताया कि पिछली बार हमने 33 का किया था, मैं तो चौबे जी से आग्रह कितने वर्षों से करता हुआ आ रहा था कि इसे कम करें और उदयपुर के जो आइकॉन्स हैं, उदयपुर की मेवाड़ के जो आइकॉन्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन क्षेत्रों के लोगों को भी सम्मानित किया जाए कि उन्होंने उस मेवाड़ की धरा को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो निश्चित रूप से हमें उनसे भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा, इस बार आप 16 जनों का सम्मान कर रहे हो, जो आपने घोषणा कर दी, उस घोषणा को में यथायथ रखने के लिए भी तत्पर हो, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम 11 लोगों का ही सम्मान करें और उदयपुर मेवाड़ की इस धरा से, जो उदयपुर जिला, इससे बाहर निकलकर सलूम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो संभाग है, इस तक की जो विभूतियां हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए यदि हम उन लोगों का सम्मान करने का प्रयास करें, चूंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चाहे वो बिजोलिया तक क्यों न हो मेवाड़ का कल किया भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विभूतियों का यदि अगर हम सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से लोक जन सेवा संस्थान की चौमुखी विकास की प्रतिभाएं उससे संपर्क होगा और उन लोगों के बीच में मेवाड़ जन की जो कार्य गतिविधियां हो रही है
वहाँ तक पहुँचने की उसको अप्रोच प्राप्त होगी। अक्षय लोक दिन पत्रिका जो आप निकालते हैं उसको मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। उसके लेखन और सुंदर संकलन को देखकर ये होता है कि ऐसी कैसी इतिहास के पन्ने जो आज तक अनभिज्ञ हैं, जो कालातीत हो गए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि इस इतिहास के पन्नों में ऐसे सुरमा या सुरवीर भी थे वो जिन्होंने यहाँ प्रस्तुताओं से जन्म लिया है, उनकी भी गाथाओं का धीरे 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 हम यहाँ प्रकाशित कर कर उन्हें स्मरण कर उनको लोगों को बताते हुए उनकी जयंती मनाने का हम प्रयास करते आ रहे हैं। संपूर्ण कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विमल जी के नेतृत्व में, चौबे जी के नेतृत्व में, इतिहास विज्ञों की एक टीम के साथ अभी ठाकुर अमरचंद बर्वक के जीवन के ऊपर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा और देखा कि बहुत सुंदर लेखन के साथ उस पुस्तिका को भी प्रकाशित किया गया। इस प्रकार के संकलन का समय समय पर विभूतियों का सम्मान किया जाना हमारी लोक जन ही नहीं, मेवाड़ की धरा का भी सुशोभित करने का अवसर प्राप्त होता है। और मेरा ये आग्रह है कि जो हम सम्मान दिवस मनाने जाते हैं, निश्चित रूप से हम आदरणीय कुलपति महोदय कर्नल सारंग देवत जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका सहयोग से हम राजस्थान विद्यापीठ कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर करते आ रहे हैं, डीम यूनिवर्सिटी के अंदर करते आ रहे हैं। और उसके पूर्व में जो बैठकें आयोजित की जाती है, उन बैठकों में उसका सुंदर रचना की जाती है। निश्चित रूप से उनका जो सहयोग हमें प्राप्त होता है वो अक्षुण्ण है और बिल्कुल उसे हमें नेतृत्व के रूप में लेकर जो काम करते आ रहे हैं, हमारे इस लोक जन सेवा संस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी गतिशीलता उन्होंने एक पीठ को बनाकर जो दी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य किया है। और आगे भी हम इस पीठ के माध्यम से जो शोध पीठ के माध्यम से जो हम कार्य करेंगे, निश्चित रूप से बहुत विभूतियों का प्रकाशन होगा, तो निश्चित रूप से जनमानस तक पहुंचने का प्रयास करेगा। आज हमारे साथ मैडम विराजित है, मेरे ख्याल से शायद आप नाथद्वारा से बिलोंग करती हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, यदुनंदन जी त्रिपाठी के उस कार्यक्रम, क्योंकि वो मेरे गाई जी लगते हैं, मेरे पुत्री के दादा ससुर जी लगते हैं, तो उस वजह से मैं वहाँ उसका बैठक में था, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। तो वहाँ आपने एक बहुत बड़ी विभूति हमारे साथ जुड़ी है। यूँ कहूँगा कि नाथद्वारा यदि साहित्य का एक बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से नाथद्वारा विद्या वाचस्पतियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और मंदिर मंडल के अंदर भी वहाँ पर विभागाध्यक्ष के रूप में और आपके दादाजी, आपके परिवार से जो सेवाएं वहाँ थी, जो आपने उसका उल्लेख किया वहाँ पर, मैं अभिभूत हुआ उसको देखकर कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी की इस पुस्तकों का उन्होंने राइटअप किया, संकलन किया, उसका प्रकाशन किया। निश्चित रूप से ऐसी विभूति भी आज हमारे साथ जुड़ी है। मैं आपको भी नमन करता हूँ। वहाँ आपका से परिचय नहीं हुआ, लेकिन आज आपसे परिचय होने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत हम ऐसे मेवाड़ के राजघराने के किया जाए। अभी समय के साथ विचारिताएं बदल जाती है, समय के साथ, तो हम किसी उदयपुर के जैसे विधायक हो गए हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का यदि हम पुनः प्रयास करें तो संभवतः जनमानस के प्रतिनिधि के रूप में लोक जन सेवा संस्थान के उस गोपाल सिंह जी, क्योंकि उन्हीं के वंश को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, उन्हीं के वंश को हम सम्मान देकर उदयपुर की पहचान के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम बताना, लोगों जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, यदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ की जरा से राणा महाराणा और राज राणाओं का यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम समय समय पर बैठ के करके इस कार्यक्रम के आपके विचारों के माध्यम से ज़्यादा इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने का हम कार्य करेंगे। गोपाल जयंती मेरे ख्याल से फरवरी के अंदर करीब 10 से 15-22 तारीख के बीच में कभी करके आती है। इस तरह का नया कैलेंडर यदि आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया हो तो भी हम उसकी तिथि के अनुसार और बैठक करके रचनाएं करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपकी उपस्थिति, आपकी गरिमा, मैं सहयोग और आप लोगों से यदि आपकी विभूतियाँ जो इन्होंने बताई है, उन विभूतियों में यदि कोई ऐसी विभूति है जो हमारी विज्ञता में नहीं है, अनभिज्ञता में रह गई हो,
तो ऐसी विभूति का भी यदि आप नाम दें इस साल यदि आप उनका सम्मान नहीं कर पाते, अभी 6 सम्मान लिखते हैं और नहीं कर पाते, तो अगले वर्ष उनको द्वितीय स्थान देकर उनका सम्मान करने का हम प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मुझे याद किया, इस मंच पर मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जय भारत, जय हिंद। आपको भोपाल जयंती हम यूँ तो हम 2005 से मनाते आ रहे हैं, तब मेवाड़ जन के नाम से, और 2008 के बाद हम मतलब लोक जन के माध्यम से मना रहे हैं। तो ये जो सम्मान जो हम देते हैं वो मेवाड़ के किसी न किसी इतिहास में हमारे जो ब्रह्मों की जावले हैं, हमारे मोतीलाल जी मेहरानिया हैं, के गुप्ता साहब है, इस तरीके GN शर्मा साहब है, जो हमारे इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों पे जैसे मिलिट्री, पुलिस, CRP या DSF के सम्मानित करते हैं। हम लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह जी के नाम से, जो हमारे कल्याणपुर के थे और जिन्होंने भारत को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे महत्वपूर्ण शक्ति मिलिट्री के रूप में जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह जी थे। कुंभा के नाम से भी देते हैं, और डागर बंधु जो यहाँ से हमारे मेवाड़ से ही हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके नाम से संगीत के क्षेत्र में देते हैं। चित्रकला में हम 2-3 लोग हैं, जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण डिलीट, उनके मरणोपरांत उनके नाम से देते हैं। तो ये प्रक्रिया हम सिर्फ मेवाड़ को बढ़ाने के लिए दिवंगत जो आत्मा है उनको याद करने के हिसाब से, और महाराणा भूपाल सिंह जी के नाम से देते हैं, अमरचंद जी बड़वा के नाम से देते हैं। ये सम्मान इस तरीके से हम दिया जाता है। और आपने फरमाया ये सम्मान, मतलब आप आश्चर्य करेंगे, हम हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को भी इस लोकजन के माध्यम से दे चुके हैं। 2 साल पहले जो हमने सम्मान दिया था वो वहाँ से नॉर्वे से थे। वो क्या है कि इतिहास और इसके सामाजिक संदर्भ में काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका सम्मान किया था। केरल से एक राज परिवार के मेंबर का हम सम्मान कर चुके हैं। तो विभिन्न क्षेत्र के लोगों का, मेवाड़ तक ही हमने सीमित नहीं रखा, सेवा भावना जहाँ कहीं भी हुई। जैसे अभी रतलाम से हमारे भारी समाज के एक संजय जी जुड़े हुए हैं और वो मालवा प्रभारी भी हैं पत्रिका के, उनका हम सम्मान कर चुके हैं। वो लेखन कार्य में काफ़ी अग्रणी है। और अभी भी कुछ लोग हमारे, अभी ऑल इंडिया भारी समाज मेरे से जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से सामग्री भी भेज रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो हुए हैं भारी समाज में, उनका भी मतलब हम बुक्स निकालने का भी चल रहा है। और यहाँ के स्थानीय जो भारी समाज के अभी अध्यक्ष हैं वो हमारे लोकजन के मेंबर ही अच्छा हो सके वो करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मैं माननीय ज्ञानी सोनी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। मंच और पधारे हुए सभी विद्वान का मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार के साथ मेरा ये अनुभव रहा है कि उदयपुर की स्थापना से लेके और आज़ादी तक राजा महाराजाओं ने जो विकास कार्य किए वो टिकाऊ थे, सुनियोजित थे, आज तक उनका लाभ मिल रहा है और उनकी सोच बहुत विशाल थी। और आज जो हम काम कर रहे हैं वो लगभग उल्टा चल रहा है कि बिल्कुल संकुचित विचार और संकुचित सोच, और जो परियोजनाएं बनती हैं उनके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन की कमी। तो जैसे उदयपुर की आबादी जब 30,000 थी तो रेलवे लाइन देवारी तक आ चुकी थी। आज गोगुंदा ले लो, झाड़ोल ले लो, सलूमगढ़ ले लो, ये सब 30,000 के पार हैं। हम लोग वहाँ रेलवे लाइन ने सोचा, उसकी तुलना में हम कम सोच पा रहे हैं, जबकि उनसे ज़्यादा सोचना चाहिए। इसी तरह से हॉस्पिटल के लिए जो दरबार ने ज़मीन दी वो इतनी थी, 1937 में दी उन्होंने, और वो आज तक काम आ रही है 100 साल बाद। और हम जो बना रहे हैं अभी हॉस्पिटल, उसको धान मंडी बनाना है, कभी मंजिल पे मंजिल, और अंदर पार्किंग की दिक्कत, और क्या स्वास्थ्य सुधरा वहाँ पे। सब दरबार की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें खुली हवा, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, वार्ड में धूप आवे, हवा रोशनी रहे, बाहर पेड़ हों, तो स्वास्थ्यवर्धक जो हॉस्पिटल होना चाहिए उसके बजाय हम स्वास्थ्य बिगाड़क हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो हमें ये जो अपना मंच है
इसमें जो हम राजा महाराजाओं को याद करते हैं तो इसके साथ ही उनकी योजनाओं को भी हमें याद करना चाहिए और उस पर उदयपुर के नीति निर्धारक चलें, इसके प्रयास भी अगर इस मंच से हों तो वो बहुत अच्छा रह सकता है। मैं अभी करीब 1.5 महीने अमेरिका के वाशिंगटन में था। वाशिंगटन की आबादी उदयपुर की आबादी के बराबर, वो देश की राजधानी है। हम उदयपुर जिले के खाली एक शहर में जिला के स्तर पे हैं। वहाँ पर 1200 सिटी बसें चलती है, अपने यहाँ पे 20 चलती है। वहाँ पर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, परिवहन के लिए जो मेट्रो ट्रेन बनी हुई है वो 90 किलोमीटर की ट्रेन बनी हुई है। हम तो सोचते ही नहीं कि भाई मेट्रो ट्रेन भी हो सकती है। तो अगर जो राजा महाराजाओं ने किया था कि फतेह सागर बनाना है तो मद्रास मैसूर राज्य से उन्होंने संपर्क किया कि हमको एक अच्छा इंजीनियर चाहिए और उन्होंने वहाँ से एक इंजीनियर भेजा, उसने काम किया। तो जो विशेषज्ञ की जो चयन है उसके ऊपर अगर हम विचार करेंगे, भविष्य की योजनाएं खाली पंचवर्षीय एमएलए से एमएलए काल की नहीं होकर के 18, 20, 25 साल की हो और उसमें जो देश में विदेश में और जगह जो काम हो रहा है उसका अध्ययन हो, उसके आधार पर हो, तो ये मंच बहुत ही अच्छा है कि जिससे हम ये चीज़ें समाज में कम से कम जानकारी पहुंचाते तो ही बड़ी बात है। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करूं। मैं सदन में से कोई भी व्यक्ति बोलना चाहे तो आमंत्रित है। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब आदेश हो गया चौबे जी का कि संक्षिप्त में ही बोलना है तो प्रार्थना भी संक्षिप्त से ही शुरू की जाए। और सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजित सभी सम्मानित हमारे मेवाड़ जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे जय किशन जी चौबे साहब और इनकी समस्त टीम, जयराज जी वगैरह सभी को। और आज का दिन 7 दिसंबर को अगर हम स्मृति में, मैं तो बहुत आस्तिक हूँ, मैं पूर्व जन्म में भी विश्वास रखता हूँ और इस विश्वास के साथ जीवन जीता हूँ कि जो कुछ भी इस जीवन में सम्मुख दृश्य उपस्थित हो रहा है वो कहीं न कहीं प्रारब्ध का परिणाम है, वो एक ईश्वरीय प्रयोजन है। बिना ईश्वरीय प्रयोजन के कुछ भी नहीं होता है। तो 7 दिसंबर का अगर देखा जाए, इस 7 दिसंबर तारीख की क्या खासियत है, तो सबसे बड़ा तो ये है कि अमेरिका ने इस परमाणु जो पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया था, उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने परमाणु का वो किया। उसके बाद 1949 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना के जो भी गौरवपूर्ण सैनिक थे उनको पुरस्कृत करने और सम्मान के लिए ये दिवस सरकार मनाती है। और तीसरा मेरी स्मृति में आता है कि लोक अधिकार मंच का स्थापना दिवस। अगर मैं इन तीनों को एक कड़ी में जोड़ूं तो यही समझ में आता है कि आज के दिन हमारा कर्तव्य क्या है। जैसा कि बाबूजी चतुर सिंह जी ने कहा है कि यश वर्णन हो वे न जटे, यश वर्णन हो वे न जटे, वह धरती मर जाए, सूर सती और सूर माँ ही ओझल हो जाए। और इस मेवाड़ का गौरव गान, यश गान निरंतर, पहले मेवाड़ जन गौरव गान करता था और उसको श्रृंखला को निरंतर रखा है जय किशन जी चौबे ने और लोक जन सेवा संस्थान के हमारे विमल जी शर्मा वगैरह समस्त टीम ने। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही उपलब्धि भरा विषय है कि आज भी इस मेवाड़ का गौरव गान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने विस्मृत कर दिया है मेवाड़ के योगदान को। हमारे गुरुजी कहते थे, डॉक्टर भरत जी शास्त्री, जो कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के साथ राष्ट्र सेवा करने के बाद अंतिम रूप से कहीं उन्होंने जीवन यापन किया तो इस मेवाड़ में किया। और वो एक संकल्प लेके आए थे कि जयप्रकाश नारायण ने उनको बोला था कि डॉक्टर साहब आप मेवाड़ में जाओ, क्योंकि इस देश को बचाने का अगर कहीं सूत्र मिलेगा आपको, ऐसे लोग कहीं मिलेंगे तो वो मेवाड़ में ही मिलेंगे। और मेरा भी एक सौभाग्य है कि मैं अंत समय में, वो सन्यासी हो गए थे तो उनके जीवन काल के अंतिम समय में 4-5 वर्ष तक मैं उन सन्यासी के साथ रहा और मेवाड़ के इतिहास को बहुत
गहराई से जाना तो वो एक शब्द बात कहते थे कि इस स्वतंत्र भारत का वास्तविक इतिहास कोई है तो वो मेवाड़ का ही इतिहास है। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में आप देखें, हमने कोई यहाँ की प्रत्येक चीज मानवीय मूल्य से ओतप्रोत थी। और ऐसे उदाहरण, भले वो आदर्श राजतंत्र का, जैसे सोनी जी ने भी कहा, अगर आदर्श राजतंत्र का उदाहरण है, अगर मेवाड़ का शासन रहा तो वो आदर्श राजतंत्र रहा। और कोई मेवाड़ के राजा रहे आदर्श राजा, तो वो भी मेवाड़ से रहे जिन्होंने कि बहुत बड़े लोग एक प्रलोभन भी दिया था महाराणा प्रताप को कि केवल संधि कर लो, दोस्ती कर लो, हम पूरे राजपूताना का आपको आधिपत्य दे देंगे। लेकिन उसे भी अस्वीकार किया, क्योंकि मुझे जो ईश्वर ने दिया है, मेरी मेवाड़ बहुत है। और यहाँ के बप्पा रावल और राणा सांगा और कई किस सीमा तक जाकर हमने आत्ताइयों को खदेड़ा, लेकिन कभी किसी के शासन पर कब्जा नहीं किया, उनको वहां पर सौंप कर हम हमारे मेवाड़ में। तो काफी सारे ऐसे मूल्य हैं। और आज आप देखिए, आज जो भारत और पाकिस्तान, ये भी बहुत जानने लायक विषय है कि महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख की पदवी क्यों दी गई, ये उपाधि क्यों दी गई? इसलिए क्योंकि आजादी के तत्काल बाद अंग्रेजों ने तो सबको आजाद कर दिया था कि सारी रियासत आजाद हो, जिसकी मर्जी हो जा मिलो। तो वो तो पूरा भारत को बर्बाद करने के, मतलब फूट डालने के हिसाब से गए। लेकिन उस समय पाकिस्तान की यह नीति थी कि हम किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे और आप हमारे पाकिस्तान में मिल जाओ। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, गुजरात, ये सब कहीं न कहीं इस्लामिक शासन थे, तो ये सब तो तैयार थे मिलने को। भोपाल राजघराना भी तैयार था और कई ऐसे तैयार हो गए थे। लेकिन सर्वप्रथम महाराणा भूपाल सिंह जी थे जिन्होंने आगे होकर इस भारत राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपनी रियासत को त्याग किया। और आज उस सरकार ने क्या किया? आज अगर भूपाल सिंह जी होते तो शायद बात करते दिल्ली वालों से कि मैंने अपनी रियासत का समर्पण त्याग किया, तो इसलिए नहीं किया कि व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा, उसका सोनी जी ने तो एक अंश बताया, हम उसको जी रहे हैं, साक्षात अव्यवस्थाओं को जी रहे हैं। तो इसलिए और महाराज प्रभु की पदवी भी छीन ली। पहले राजाओं को प्रीवी पर्स दिया कि आपकी रियासत तो हम ले ही रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको एक सम्मानजनक प्रीवी पर्स देंगे, वो उन्होंने छीन लिया। उसके बाद कोई महाराज प्रमुख एक सम्मान मात्र है, उसके पीछे कोई भी पेंशन नहीं है, कोई भी आर्थिक प्रावधान नहीं, वो तक छीन लिया। तो ये क्या हक है इनको? हम इनकी व्यवस्थाओं को बात करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं कि आज हम मेवाड़ का गौरव गान कर रही है लोकजन संस्था, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस मेवाड़ के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। मेवाड़ियों को कुछ नहीं चाहिए, मेवाड़ तो देने वाला रहा है। त्याग यहाँ की भूमि में है, तपस्या यहाँ की भूमि में है, भक्ति यहाँ की भूमि में है, शौर्य यहाँ की भूमि में है। अरे कोई भीख मंगा हमको क्या देगा मेवाड़? अगर देना ही चाहते हैं तो इस भारत को शासन दे, जिस प्रकार से मेवाड़ के महाराणाओं ने, मेवाड़ के शासकों ने जिस प्रकार से आत्मसम्मान दिया प्रत्येक मेवाड़ के मेवाड़ी प्रजा को, वो प्रजा को सम्मान दे दे ये राष्ट्र। ये मांग मेवाड़ से उठनी चाहिए, मेवाड़ को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज 40 वर्ष हो गए, मेवाड़ में हाईकोर्ट भी थी पहले, मेवाड़ की अपनी हाईकोर्ट थी, जैसा कि सोनी साहब ने भी बताया कि हमारे तो उस जमाने में ट्रेन तक, रेल तक आ चुकी थी। तो ये जो हाईकोर्ट यहाँ से ले गए, इस बात के लिए कह के ले गए थे कि हम पुनः इसको स्थापित करेंगे। लेकिन आज 40 वर्ष हो गए, मेवाड़ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि न्याय व्यवस्था दुर्दशा तो पग पग में हुई है। तो आज ये दिन नहीं है कि हम नकारात्मक बात करें, हम तो इस बात का आनंद लें, इस बात का शौर्य मनाएं कि आज भी इस मेवाड़ में हम हैं जो कहीं न कहीं विरासत को, संस्कृति को, मानवीय मूल्यों को, ये कोई लोकदल सेवा संस्थान का सम्मान नहीं, ये वो मेवाड़ का सम्मान है, मेवाड़ के मूल्यों का सम्मान है, प्रत्येक उस व्यवस्था का सम्मान है जो ईश्वरीय है। तो इसलिए प्रभु कृपा से मैं आप सभी में साक्षात एकलिंग जी के दीवान के दर्शन करता हूँ कि हम लोग यहाँ एक दायित्व के साथ बैठे हैं और अपना तन मन धन से इस मेवाड़ की का गौरव गान कर रहे हैं। और महाराज प्रमुख के नाम से हम फरवरी में जो करना चाह रहे हैं, तो मेरा ऐसा आग्रह है कि इसको आप करें,
लेकिन मेवाड़ की गौरव के अनुरूप करें। और संपूर्ण मेवाड़ से, जैसा कि कहा भी है आपने और मैंने पिछली मीटिंग में भी यही कहा था कि हमारे सिर्फ को तो आप जितना घिसोगे तो उतना हम भी निकलेंगे। तो आप आदेश करेंगे, हम हमेशा से उपस्थित हैं लोक जन सेवा संस्थान के साथ कि हर कार्य जो है लोक जन सेवा संस्थान का वो उम्दा हो, बेहतरीन हो, अद्वितीय हो, ऐसा ही अद्वितीय हो जैसा मेवाड़ अद्वितीय रहा है। और चूंकि विषय ये भी है कि अब जब अन्याय अत्याचार मेवाड़ की धरती, क्योंकि बचपन से ही हमने भी परिवार में यही सीखा कि अन्याय अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करना, तो आज भी हम भले किसी और के साथ हो रहा हो, हमारे तो कहते हैं ना शेर पे तो कोई वो बकरे की बलिदान देते हैं, शेरों की कोई नहीं देता है, तो मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या ही नहीं, बल्कि मेरे से और लोगों को समस्या है। लेकिन इसीलिए हमारे दिल में दर्द इसलिए है, पीड़ा इसलिए है क्योंकि आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इन व्यवस्थाओं का दोष है, व्यवस्थाओं में दोष व्याप्त हो गया है। वो अगर मेवाड़ के आदर्श को मान ले सरकार और मेवाड़ से सीखना चाहे कि कैसे शासन किया जा सकता है, कैसे प्रजा को अधिकार दिया जा सकता है और कैसे बिना टैक्स वसूली किए भी एक आदर्श शासन स्थापित किया जा सकता है। और एक तरफ मैंने कहा ना वापिस नकारात्मक चीजें आ जाएगी, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें तो मेवाड़ की जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कहा भी था सोनी जी ने कि यहाँ की जो हमारी अब एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई जाए उस कार्यक्रम में कि हमारे महाराणा को केवल नाम से जानते हैं लोग, लेकिन वास्तव में उनके काम, उनको तथ्यों को उनके सामने रखें कि जो आए वो देखें, प्रदर्शनी लगाएं कि हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, हम अंधभक्त नहीं है जब मेवाड़ के गौरव की बात करते हैं और जब ये कहते हैं कि मेवाड़ का इतिहास वास्तविक राष्ट्र भारत राष्ट्र का इतिहास है, तो केवल ये भावुकता का संदेश सेंटेंस नहीं है, ये सत्य है यहाँ का। और हल्दी घाटी का चंदन भी जब हमारे बीच महक रहा है और मैं देखता हूँ जगदीश राजेश हिमाली, जब भी हल्दी घाटी में ही आपका जन्म हुआ है और आप भी हमारे लोकजन में हमेशा से आते हैं, तो आप भी एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी अपने अपने उसमें वो माहिर हैं, जुड़े हुए हैं और इसको संकल्पबद्ध होके कि ये मेवाड़ वास्तव में जो समस्या चुनौतियां हैं वो मेवाड़ की व्यवस्थाओं को देखेंगे लोग, तो उससे समस्या का समाधान का रास्ता भी मिलेगा और हमें भी एक गौरवशाली नागरिक होने का कर्तव्य निभा पाएंगे। और मैं अब 35 साल की समाज सेवा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मांगने से कुछ मिलता नहीं है और अब जैसा सदन का आग्रह हो, मैं तो ये कहता हूं कि पृथक मेवाड़ राज्य की मांग होनी चाहिए। वो राज्य ऐसा आदर्श राज्य होगा जो पूरी दुनिया को सब सिखाएगा कि कैसे शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे शासन के सेवक होने चाहिए, कैसे शासन के दीवान होने चाहिए। इस तरीके से हम एक आदर्श राज्य की जो है वो परिकल्पना, क्योंकि सबको देख चुके हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग देख चुके हैं, तो अगर मेरी बात में कहीं लगता हो कि वास्तव में सही है, क्योंकि जो सरेंडर है, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, उनको कभी मांगे से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब लगेगा कि नहीं ये सत्य की बात कर रहे हैं, ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो शायद सभी लोग चेतेंगे और ये दिल्ली को पता पड़ेगा कि मेवाड़ की वजह से ये पाकिस्तान इतना सा था, आधा आधा हो जाता। अगर आप आज कल्पना करो कि हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, गुजरात, अगर ये सब पाकिस्तान का हिस्सा होते, अगर मेवाड़ सबसे पहले आगे होकर सरेंडर किया महाराजा ने, महाराणा भोपाल सिंह जी ने, तो ये वो ऐसा कदम था महाराणा भोपाल सिंह जी का कि इनके सारे हौसले पस्त हो गए। इसलिए हम कल्पना करें कि मेवाड़ का त्याग, अंतिम त्याग जो इस रियासत का, इस भारत राष्ट्र की एकता अखंडता में हुआ, वो भी छोटा नहीं था और हम भी छोटे नहीं है। विचार और अंत में मैं समापन करना चाहूंगा, मेरे फिलोसफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बात कही, नॉट द बिगेस्ट बट द बोल्डेस्ट थॉट मे बी क्राउन्ड, मतलब हमेशा बड़ा विचार नहीं, सबसे सशक्त विचार जो है वही ताज पहनता है। और आज के समय में अगर आज हम ये बात कहते हैं कि हमारे महाराजा प्रमुख ने जिस स्वप्न के साथ रियासत का सरेंडर किया था, वो दिल्ली की सरकार पूरा नहीं कर रही है, वो राज्य की सरकार पूरा नहीं कर रही है, इसलिए हम उनको चुनौती दें कि आप व्यवस्था सुधारो। धन्यवाद। भरत जी, आपके विचार मतलब बहुत उत्तेजित करने वाले हैं, पर ये समय की मांग है
आज आप देखो वागड़ से भी इसी तरह की अलग होने की मांग निकल रही। क्यों कि ये मतभेद मतभेद और सभी तरह के भेद किए जा रहे हैं हमारे साथ, जबकि इस मेवाड़ ने बहुत कुछ दिया हमारे बीच। ठाकुर अमरचंद बड़वा परिवार के 2 व्यक्ति, जिसमें से एक मेरी मासी के समान है, मेरी मासी क्लास फेलो रही है और 95 इयर्स ओल्ड महिला अदारी है। तो मैं निवेदन करूँगा ओम जी से और तंबोली साहब से कि आप इन दोनों को माँ बेटों का सम्मान हमारे बीच करें। मासी की क्लास फेलो डॉक्टर केएस मोगरा साहब यहाँ बैठे, आपने कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस कॉन्फ्रेंस में मुझे कई सारी दृष्टिकोण से ये चीज उभर के आई कि मेवाड़ का योगदान बड़ा जबरदस्त है। तो मैं मेवाड़ विकास मंच के मोगरा साहब का भी आभारी हूँ कि आपकी कॉन्फ्रेंस से ही मुझे एक रास्ता मिला कि ये भी रास्ता हो सकता है। धन्यवाद। आप लोग अनुमति दें तो सिर्फ एक ही बात मैं केएस मोगरा साहब से निवेदन करूंगा कि आप खड़े होकर सम्मान करें तालियों के साथ। 95 वर्षीय महिला अमरचंद जी बड़वा के परिवार से अमरचंद जी बड़वा माता जी के लिए खड़े रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। मोगरा साहब उद्बोधन प्रदान। आप शतायु हों और हम सब आपसे आशीर्वाद लेते हैं, ऐसी कृपा। मंच पर विराजमान सभी प्रतिभाशाली महानुभाव, आदरणीय शिमाली साहब, सोनी साहब, संपादक महोदय, किसी का नाम भूल जाओ, और जो सामने प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं उन सबका मैं सादर सम्मान करता हूँ। और एक एक व्यक्ति 500,000 आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी प्रतिभाएं मुझे दिख रही है। मेरा जो जीवन है सारा गुजरात में निकला है और करीब 2-3 बरस से मैं उदयपुर में आया हूँ। मैं रहने वाला मेवाड़ का ही हूँ और मेरा जन्म बड़ीसाली हुआ है और उदयपुर में पढ़ाई हुई है। फतेह स्कूल, MP कॉलेज, RMT मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है। इतना मैंने परिचय देना जरूरी समझा। बहुत संक्षेप में मेरी बात करूंगा। मैं जब यहाँ आया तो गुजरात में मैंने 50 साल निकाला था और गुजरात पहले महाराष्ट्र में था। यहाँ जो सोनी साहब ने भरत जी कुमार में बहुत ही उत्साहजनक प्रेरणादायक जो बातें थी, उससे मुझे लगा कि मुझे भी ये बात करनी चाहिए। मैंने यहाँ आने के बाद एक संस्था बनाई, मेवाड़ विकास मंच, और उसका एक ही उद्देश्य है कि केवल विकास, बाकी तो सब मैं बड़ी सारी भी देखी, छोटी सारी आपका कानौर, चित्तौड़ जिला या डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है अपने। उदयपुर का विकास तो आप सब जानते हैं कि महाराजाओं की बनाई हुई झीलें, जो आज तक पिछोला से पानी आता है फतेह सागर का, वो जो गिरता है नाला, कितना दर्शनीय है वो पूरे दुनिया में। और जो महाराणा भूपाल सिंह जी के हम भी दर्शन करते थे सूरज पर खड़े रह के, और जब हम छोटे थे उनकी सवारी निकलती थी और उनका जो एक बड़ी पैरालिसिस हो और उनकी जो प्रतिभा थी वो बहुत ही आपको ऐसे राजा महाराजा दिखते हुए नहीं मिले। बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जो अपनी मैं सुनता हूँ महाराणा प्रताप की जयंती आती है, बहुत जोर शोर से जयंती मनाते हैं। यहाँ राणा साहब और अच्छे राजा महाराजाओं के वंशज बैठे हैं, पर खाली प्रताप जयंती मनाना और स्वाभिमान के लेक्चर देना ही काफी नहीं है। मुझे लगता है कि गुजरात 1960 में बना, उसके बाद आज आप जान रहे हो, सबको पता है कि गुजरात नंबर 1 है पूरे देश में।
तो क्यों नहीं मेवाड़ स्टेट पहले से था। आज 44 साल 45 साल से जब वकील एक हाईकोर्ट बेंच की खाली बेंच के लिए आंदोलन कर रहे हैं और देश को कोई नींद नहीं उठती है अभी तक। शायद मोदी साहब को तो पता नहीं होगा कि 44 साल से पूरे मेवाड़ के वकील इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। 7 तारीख को उनका एक सिस्टम बन गया है कि भाई चलो सब कामकाज बंद, तो ये कोई आंदोलन नहीं कहलाता। मैं तो एक और शर्मजनक बात मानता हूँ कि कितने ही सालों से यहाँ चलता रहता है। अभी मुझे 2 महीने पहले पता पड़ा कि अपना पासपोर्ट का ऑफिस भी हेड ऑफिस खुलता है और राजधानी जयपुर है, वहाँ तो वही है सब हेड ऑफिस। तो इस तरह से मेवाड़ की अवहेलना करना और उदयपुर जो सोनी साहब ने कहा राजा महाराजा ने जो बनाया, आज हम फतेह सागर, पिछोला या उदय सागर या जयसमंद घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या है ये गॉड गिफ्ट है अपने को। और उस गॉड गिफ्ट के साथ साथ इतने बड़े बड़े महानुभाव यहाँ बैठे हैं, बांसी बोयडा जो 16 उमराव है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप वो सब विकास की बातें करते हैं, पर कम से कम कोई भी मिनिस्टर हो, आज आप देखो कि अपने जनजाति मिनिस्टर भी जानो के उदयपुर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ के एमएलए को मिनिस्टर तक नहीं है, तो फिर क्या उदयपुर की बातें होती है। आए दिन मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, दौरे करके चले जाते हैं और उदयपुर तो टूरिस्ट सेंटर है, ये है वो है, उससे क्या है, वो तो जिले और अरावली कोई शहर ला तो नहीं सकता है क्या, वो तो अपने को गॉड गिफ्ट है। और जो है उसमें वृद्धि करें, बाहर की पब्लिक बहुत आगे ही हो सकता है, उनको ये अपील नहीं करे। पर मैं मेवाड़ के जो लोग हैं, खास जैसे भरत जी कुमावत ने कहा, मैं 100% उससे सहमत हूँ कि अपने को जब तक अलग जिला नहीं बन जाए और 29 मोदी साहब की सबसे बड़ी कमजोरी इलेक्शन है। मेरा ऐसा मानना है कि अब तो विधानसभा और लोकसभा तो 2029 में आएगी और मैंने उनके साथ बहुत काम भी किया हुआ है, पर्सनली जानते हैं, पर मेरे को अभी की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेवाड़ को राज्य बनाने के लिए मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है और मैं मानता हूँ यह एक आदमी हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो सभी ये सोच ले तो ये जरूर बनेगा। मैं संचालक महोदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का समय दिया। इसी क्रम में हमारे बीच मंच पर फारसी, सिंधी, अरबी, इंग्लिश, उर्दू के विद्वान श्रीमान हरीश चंद्र जी चंद्रेजा विराजमान है। इन्होंने फारसी से पुस्तकों का अनुवाद किया है और उन फारसी के लेखकों का जो हल्दीघाटी युद्ध में उस युद्ध में साथ थे, उनकी बुक्स का उन्होंने अनुवाद किया है। ये एक हिंदुस्तान में एक बिरला ही काम आपने किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचारों से अवगत करा के उद्बोधन प्रदान करें। किया और मेरे लिए कुछ बोला, उनके लिए धन्यवाद। मैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ हिस्ट्री में और उर्दू अदब में, फारसी अदब में थोड़ा दखल है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट में मैंने सब कुछ किया है, एमए तक किया है। तो बिजनेसमैन हूँ मैं। अब पिछले 10 बरस से मेरा काम मेरे बेटे ने संभाल लिया है, तो मुझे फुर्सत है, तो मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने सबसे पहले 2015 में जो मुस्लिम आक्रमण था, अरब आक्रमण सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का, वो फारसी में, अरबी में था, अरबी से फिर फारसी में ट्रांसलेट किया गया। उसको फारसी से मैंने हिंदी में 2015 में ट्रांसलेट किया है और एडवाणी जी ने उसका विमोचन किया था 2015 में, मुझे वहाँ बुला करके आदिपुर में। तो काफ़ी पढ़ा जा रहा है, उसको अच्छा मतलब लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि एक नई चीज़ थी, हिंदी में लोग जानते नहीं थे।
किसी को पता नहीं था। उसके बाद जो है मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि हिस्ट्री में अकबर के ज़माने में अब्दुल कादिर बदायूनी हुए थे, इधर अबुल फजल थे अकबर के दरबार में जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी, उनसे कहीं ज़्यादा काबिल और माहिर और आलिम ये अब्दुल कादिर बदायूनी थे। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा मुंतखबुल तवारीख मीन्स सेलेक्टेड एपिसोड्स ऑफ हिस्ट्री, 3 हिस्सों में लिखा उन्होंने। पहला हिस्सा जो है सलाहुद्दीन महमूद गजनवी से लेके वो हुमायूं तक पूरा सल्तनत पीरियड उसमें आ गया, और दूसरा हिस्सा उसने अकबर के 50 में से 40 बरस उसने कवर किए हैं, और जिसमें अकबर को उसने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। वो अब्दुल कादिर बदायूनी यहाँ अकबर की तरफ से हल्दी घाटी में लड़ने के लिए भी आया था। मैं सो कट्टर मुस्लिम था वो, तो चूँकि उसको कंपेरेटिवली वो हिंदू परस्त था, सेकुलर था कंपेरेटिवली, क्योंकि उसका बगैर राजपूतों के हिंदू काम नहीं चल सकता था। उसको समझ आ गई थी कि पठानों का आसरा लेकर के मैं हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर सकता, तो उन्होंने राजपूतों से समझौता किया। तो उस हिसाब से उसको जो है सेकुलर होना पड़ा। तो उस पर जो है वो बहुत नाराज़ थे अब्दुल कादिर बदायूनी, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, ज़रूर से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। वो पढ़ने जैसी किताबें हैं, उपलब्ध हैं, चल रही हैं। तीसरा एडिशन जो है उस वक़्त के जो शेख थे, संत थे अकबर के ज़माने में और विद्वान थे, और तीसरा कैटेगरी जो हकीम थे उस वक़्त के, और चौथी कैटेगरी में जो उस वक़्त के शायर थे उनको लिया है। वो ग्रंथ पूरा हो चुका है, मतलब 2 चल रहे हैं, तीसरा भी आ गया मार्केट में, उसका तीसरा हिस्सा भी। बहरहाल जो भी मेरी ईश्वर ने और आपके शुभकामनाओं से जो भी मेरे पास काबिलियत थी या आप लोगों की दुआओं से आशीर्वाद से वो मैं कर सका, ये चीज़ें मैं मार्केट में लाया हूँ। और इससे पहले हिस्ट्री में नहीं था, और उसमें ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री में जो दूसरी किताबों में नहीं मिलेगी। ये किताबें छुपी हुई थी, किसी एक यूनिवर्सिटी ने दबा रखी थी, तो वो मैंने जैसे तैसे करके मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो कभी भी आप मेरे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मुझे जो मौका मिला, जो मिर्ज़ा गालिब के मशहूर शेर हैं, बात बात में पढ़े जाते हैं, जैसे वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, या उनके आने से जो भी मुंह पे आ जाती है रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ऐसे कम से कम 200 शेर होंगे मिर्ज़ा गालिब के, जो किसी ज़माने में बात बात हर बात पे हर मौके पे पढ़े जाते थे। उनको हम कहते हैं ज़रबुल मिस्र शार, ज़रबुल मिस्र जो मुहावरा बन चुके हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए। आप लोग आपका लोक जन सेवा संस्थान और मासिक पत्रिका में बड़ा सहयोग रहता है। ये जो अभी अब मेरे पास एक तो ठाकुर अमरचंद जी बड़वा के जीवन के ऊपर महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे पास अवेलेबल, और एक आर्थिक सहयोग इस पत्रिका के लिए हरीश जी तलेजा साहब ने दिया था। रियम सिन्हा जी के ऊपर पूरा वर्णन जो है शुरू से इस परिवार के ऊपर कैसे मतलब सिन्हा जी पधारे, तो इस पंथ का शुरू से लेके अंत तक मतलब संक्षिप्त में मनोज जी मुंद्रा द्वारा ये हमारे संपादक द्वारा तैयार किया। ये अवेलेबल है, जो चाहे वो अभी हमसे यहाँ ले सकते हैं। तो हरीश जी का बराबर हमें सहयोग मिलता रहता है। इसी क्रम में मैं रचना जी से निवेदन करूँगा कि आप अपने अभी वर्तमान में आप क्या करना चाह रही, संक्षिप्त में अपने उद्बोधन से पूरे जनमानस को आप। मंच और विद्वान साथियों, भारत देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको मैं 40-50 वर्षों तक मैंने अनुभव किया, और उसमें कई लोगों को बड़ी खेदता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय तक चली आ रही है उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और उसके लिए लोकपालों के अंदर बहुत तड़फ है। अभी हमारे यहाँ मंच में और इस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत विद्वान हैं, उच्च श्रेणी के विद्वान हैं। हो सकता है हमारे गांव-गांव में ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के पंडित हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे जो कहते हैं वन्य जीवों को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, कोई स्नेक कैचर हैं, कोई कुछ हैं, कोई बहुत अच्छे गाइड हैं, लेकिन ऐसे अनेक लोगों का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है।
जिन लोगों की केवल नौकरी लगी है, जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है, उसके अतिरिक्त शिक्षा में उन लोगों का स्थान नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि जिस चीज़ की, जिस संस्कृति की हमारे देश में ज़रूरत है, इस पीढ़ी के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों ने एक विश्व गुरु विद्यापीठ परिषद की स्थापना की है। इसी हॉल में उसका आज से 3 वर्ष पहले उद्घाटन हुआ था, सारे उद्योग साहब थे। एक ग्लोबल संस्थान है UNSCCC, उसके वाइस चांसलर आए थे, और एक राष्ट्रीय संस्थान पंचगव्य विश्वविद्यालय, उसके संस्थान आए थे। तो हम लोगों ने एक वर्ल्ड लेवल का प्रचार प्रसार का कार्य किया है कि आज हमारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाने को उत्सुक हैं। हमारे देश के सारे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश जाके पढ़े, लेकिन ज्ञान का भंडार हमारे देश में भारत में छुपा हुआ। तो हम इस व्यवस्था को रिवर्स करके बदलना चाहते हैं कि हमारे जब गुरु पूरी दुनिया में पहुंचेंगे तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारी भारतीय विद्याओं के गुरु जब पूरी दुनिया में पहुंचेंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसके लिए हम उन सब प्रच्छन्न गुरुओं, विद्याओं और कलाओं और संस्कृति और विरासत के तत्वों को और उनको जानने वाले विद्वानों और गुणीजनों को, कलाकारों को हम सम्मानित करते हैं। उनका जो है गुरुकुल बनाने की कोशिश करते हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से चाहते हैं कि नई पीढ़ी उसको समझे। और उसके लिए अभी कल परसों ही हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो कुछ भी, जैसे आपने तलरेजा जी ने इतना बढ़िया काम किया और उसकी पुस्तकें भी लिखी, लेकिन उस पर अगर युवा पीढ़ी के विद्यार्थी शोध करें तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। अगर इसके माध्यम से कुछ पूरे विश्व में बात हो, कुछ पैसे का अर्जन हो, कुछ लोगों को काम मिले, तो ये और भी ज़्यादा उत्पादक हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था, छोटी सी योजना बनाई है कि जो विद्यार्थी, जो भी हर एक व्यक्ति, औरत, पुरुष, बच्चा, कोई भी शोध करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी केवल उसको PhD के बाद ही परमिशन देती है, लेकिन हम शोध को बहुत ही लोकप्रिय बना के और इस मेवाड़ की धरा से हम ऐसे सोना निकालना चाहते हैं जो कि अभी प्रच्छन्न है। अब ये जो आज मैं जैसे ही प्रवेश कर रही थी और मैंने ये अमरचंद जी बड़वा का नाम सुना तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ब्राह्मण व्यक्ति किसी राष्ट्रीय सेना का प्रमुख था, सेनापति था, और उसके बारे में आज तक हम लोग इतिहास में जानते नहीं। तो अगर ऐसे लोगों को उजागर किया जाए तो हम अपनी मिट्टी पे कितना गर्व करेंगे। तो ऐसे विषयों पे हम शोध करने के लिए एक योजना बना रहे हैं ताकि हमारे ज्ञान को हम इतना प्रसारित कर सकें कि एक दिन पूरी दुनिया इस मेवाड़ की मिट्टी को पहचाने। एक छोटी सी घटना में जरूर आपको सुनाऊंगी कि एक बार वियतनाम का राजा भारत आया, वियतनाम का राष्ट्रपति भारत आया और उसने जो है महात्मा गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद उसने अधिकारियों से पूछा कि महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। सब लोग बड़े आश्चर्य में डूबे कि महाराणा प्रताप के बारे में आपको किसने बताया। तो बोले कि मैंने जो वर्षों तक अमेरिका के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, एक छोटा सा देश होते हुए भी मैंने अमेरिका और विश्व शक्ति के समक्ष जो युद्ध छेड़ा उसमें मेरी प्रेरणा महाराणा प्रताप थी। तो मैं भारत सिर्फ इसी के लिए आया हूँ कि मैं महाराणा प्रताप की भूमि और मेवाड़ की मिट्टी को जाऊंगा और वहाँ से एक थोड़ी सी मिट्टी लेके आऊंगा और अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हों। और उसके बाद मैं अपने बेटे को उनकी समाधि में सिर झुकाने को बोलूंगा ताकि मेरा बेटा भी जीवन में कभी भी शासक बने या इस राज्य को संभाले तो वो कभी भी किसी विश्व शक्ति के सामने घुटना नहीं टेके। तो दुनिया भर में हमारा कितना महत्व है ये हम आपस में बात करके नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को यही सम्मानित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब हमको इस कार्य को विश्व स्तर पर फैलाना होगा और हमारे कार्य में और आपके कार्य में इतना विभेद नहीं हो, इसलिए हम सब मिलकर काम करें
उदयपुर की समस्त संस्थाओं की एक संस्था होनी चाहिए। इसीलिए मैंने विश्व गुरु विद्यापीठ बनाई है। मैं आप सब लोगों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लोग मुख्य संपादक माननीय मांडव साहब से निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और साथियों, आप सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अक्षय लोकजन संस्थान 3 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक पत्रिका को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसका एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा, महाराणा गोपाल जयंती पर जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है, आप सबको अच्छी तरह विदित है कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको अपनी मेवाड़ी भाषा में भोला शंभू कहते हैं। उनमें जोश की कोई कमी नहीं है और शायद ऐसे लोगों के लिए ही लिखा था कि मैं चला था जाने में मंजिल अकेला, मैं चलता गया पारमा जुटता गया। तो आज आप और हम सब लोग जो एकत्रित हैं उसमें उनका बहुत बड़ा प्रयास है। अभी इस पत्रिका की जब संपादकीय में लिख रहा था तो उसमें मुझे जानकारी मिली कि आज अक्षय लोकजन के जो अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर विमल शर्मा, सबसे पहले उन्होंने जब काम शुरू नहीं हुआ था 25,000 रुपए का अनुदान देकर के इस काम को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में उन्होंने मुझे बताया, जिसको मैंने रेखांकित भी किया है, कि माननीय इंदर सिंह जी राणावत स्थान स्थान पर इनके साथ गए और 2 बार कई पड़ाव डाल करके यात्रा की और लोगों को जोड़ने का इस पत्रिका के लिए लेख और अनुदान ये सब करने का प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हर समारोह में खर्चा होता है और अपने मेवाड़ी में कहावत है कि खाली हाथ मुंह में नहीं जाता है। तो ये तो खर्च कर देते हैं, लेकिन आप और हम ये नहीं चाहेंगे कि लोग इनके कपड़े खींचें, क्योंकि मान लो पत्रिका छपी, वो तो पैसा मांगेगा, पैसा कहाँ से है? ठीक है, तो मेरा अनुरोध इतना ही है कि आप लोगों ने समय समय पर सहयोग किया है, लेकिन अभी सहयोग की और आवश्यकता है। इसलिए जितना सहयोग आप आसानी से दे सकें, आप अपनी तरफ से भी देने की कोशिश करें और इसके साथ साथ जिनसे आप दिला सकते हैं उनसे भी दिलाने की कोशिश करें। क्यों कि हर काम, आज मान लीजिए उदयपुर की समस्या जैसे आपने बताया था, तो मेरे दिमाग में एक पृष्ठभूमि आई कि हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करें, उदयपुर की 3-4 प्राथमिक आवश्यकताओं को हम डिनोट कर लें और उसके लिए हम जहां जहां कार्यवाही करनी है उस कार्यवाही को करें। एक तरह का जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप, हम प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करें तो वो काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं सुखड़े जी के साथ रहा था, कि सुखड़े जी ने जो उदयपुर को बनाया वो अपने भाषणों में कहा करते थे कि बोले आप उनको वोट दोगे तो ये उदयपुर भुवाणा बन जाएगा। तो वापस वो कहते थे कि मैंने भुवाणा को भी उदयपुर बना दिया। तो उन्होंने प्रयास किया था, वो 150-200 लोगों से मिलते थे। तो ये क्या मूल बात है, इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि अभी 26 तारीख को जब आपने संविधान दिवस मनाया तो मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी हूँ इतिहास के साथ साथ, तो मेरे मन में आया कि लोग समझ क्यों नहीं रहे कि अधिकार लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। आज आप जितने बैठे हैं ना, उनको पूछा जाएगा आप अपने फंडामेंटल राइट्स लिख दो तो वो नहीं लिख पाएंगे। क्यों कि उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया, उनको दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से एक बड़े वकील के पास में बैठा था, तब बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मंडोर साहब, मैंने को बोलिए कि सही बात बताऊं आपको कि बात कोई भी धर्मशास्त्र उठा के देख लो, वहां कर्तव्य की चर्चा है।
अधिकारों की चर्चा नहीं है। जहां अधिकारों की बात करते हैं वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आप कर्तव्य कीजिएगा, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। तो हमें कर्तव्य करना है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, आज आप और हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारे माँ बाप का, हमारे परिवार का, मित्रों का, सगे संबंधियों का योगदान तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा योगदान समाज का है। क्योंकि चाहे मेरा बाप कितना ही पैसे वाला हो, इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे कॉलेज में पढ़ा सकते। क्यों? एक प्रोफेसर की पूरे कॉलेज की कितनी जो है खर्चा है और उसका ब्याज जोड़ो तो कितना हो जाता है, और आप जो फीस देते हो तो वो उसकी 10% भी नहीं, तो 90% समाज ने आपके ऊपर खर्च किया है और आपको बनाया है। इसलिए समाज के प्रति आपका दायित्व है और उसको निर्भर करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस अक्षय लोकजन संस्थान, जो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है और पिछले 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। काम में जो आप सहयोग कर रहे हैं वो बराबर करते रहे। आपकी सक्रिय सहयोग, आपकी सक्रिय भागीदारी, आपका तन मन और धन, इस को आश्चर्य होगा कि मांडव साहब जब से हमारे साथ जुड़े हैं तब से बराबर वित्तीय सहायता देते आ रहे हैं, और अभी भी इन जो 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं उसमें भी उनका सक्रिय सहयोग भी रहेगा और संसाधन भी वो हमें 100% दिलाने का प्रयास करेंगे। और ज्ञान जी सोनी साहब हमें समय समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। और इसी तरीके से क्या कि सुवालका जी संक्षिप्त में 5 मिनट में, क्योंकि चाय आने वाली है तब तक हमारे को ये कार्यक्रम मतलब समाप्त करना है, और आज वैसे भी आधे घंटे से ज़्यादा विलम्ब से यहाँ पधारे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा सम्मानित मंच, विद्वान पधारे हुए सभी विद्वान जन और जागरूक साथी, और सबसे बड़ा प्रणाम तो मैं माता जी को करता हूँ जो 95 साल की उम्र में यहाँ पधारे हैं। उनसे भी ज़्यादा बड़ा मैं अभिभूत हूँ जो अपनी माता जी को साथ लेके आए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। बड़ों के प्रति जो हमारा समर्पण और जो सम्मान है, जहाँ मैं घटता हुआ देख रहा हूँ, इन माता जी को आज आप पधारे हुए देखकर इनके परिवार वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी माता जी का इतना ध्यान और सम्मान रखते हैं। हमारे समाज, देश के बुजुर्गों जो विद्वान हैं, हमारे घर के बड़े हैं, उनका इसी तरह सम्मान और रख रखाव होना चाहिए, उनकी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सबसे पहले जरूरी है क्योंकि उन्हीं से हम हैं, हमसे वो नहीं है। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आज मेवाड़ की बात कर रहे हैं, लोक जन सेवा संस्थान की 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और खुशकिस्मती से हमारा भी एक 10 वर्ष पूर्व एक संगठन बनाया, जन संगठन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसके भी 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मेवाड़ में जन्मा। जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि हमारा समाज का भी हमारे ऊपर बहुत दायित्व है, हमारे परिवार का है, हमारे देश का है, हमारी धरती का है। तो हमारा भी पुनः लाइबिलिटी को, मतलब जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको उतारने का वक्त है और हम लड़ रहे हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अगर ये प्रयास संगठित रूप से हो तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, चाहे छोटी मिले मगर एक रास्ता जरूर मिलेगा। हमें संगठित होने की जरूरत है। और मैंने देखा कि जो मेवाड़ का मूल वाक्य है, जो राखे धर्म को ताही लाके करता, जो धर्म पे चलेगा उसका भगवान भी साथ देगा। तो उसी का बड़ा रूप देखें तो उसी रूप को देखें तो भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, तो हम सत्यमेव जयते के लिए लड़ रहे हैं, प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब हम इस
मंच से बात कर रहे हैं और मेवाड़ की धरती और उदयपुर से बात कर रहे हैं, तो हमारा जो उदयपुर है विश्व की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसे कई पीढ़ियों ने मिला के उसको संजोया है। हमारे सोनी साहब चले गए, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने 2 मिनट आप सुन लेते तो हमारा बहुत अहोभाग्य होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम विगत 10-15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक हमारे उदयपुर के विधायक जो उदयपुर के सौंदर्य को, उदयपुर के पर्यावरण को और उदयपुर की धरोहर को नष्ट करने में लगे हैं कि वहां पे फतेह सागर पे पेड़ काट कर मूर्तियां लगा रहे हैं। तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी कि भाई आप पहाड़ पे पेड़ काट दोगे तो पहाड़ टिकेगी किसे। हमने लड़ाई लड़ी, हमने उसको आगे बढ़ाया। कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं वो हमारी लड़ाई की बदौलत है, बाकी वो तो सारे पेड़ काट देते हैं और वहां मूर्तियां नजर आती। मैं विश्वनाथ सिंह जी से मिला, इसी संदर्भ में मिला था, पर्यावरण और ये मूर्तियां लगाने के संदर्भ में। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया कि हरीश जी वहां मूर्तियां नहीं लगनी चाहिए। तो हमने बहुत लंबी चर्चा करी थोड़ी, हम सोनी साहब भी थे, 8-10 जने गए थे। बोले उदयपुर में इतने शूरवीर हैं, इतनी वीरांगनाएं हैं, इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अगर सब जगह मूर्तियां लगा दोगे तो इंसान रहेगा क्या। तो मूर्तियों का उन्होंने खुद चल के जो विरोध किया लगाने का कि भाई हमने मूर्तियां लगाने में नहीं, हमें उदयपुर को बचाने का ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से हमारे उदयपुर का पर्यावरण था या जिस तरीके से हमारा झील बनाई, जिस संदर्भ में बनाई, और विगत मात्र 20-21 साल के अंदर उदयपुर को लूट लिया गया। 21 साल निकलो, खाली 21 साल, मात्र 21 साल में हजारों साल की इतिहास को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया कि हमारे उदयपुर के सारे किसानों की, आदिवासियों की जमीन लूट कर भूमाफियाओं ने उदयपुर पर कब्जा कर लिया। आज अगर उदयपुर पे कोई कब्जेदार है तो भूमाफिया है, जो हमारा हक अधिकार, हमारे शहर को खत्म करना चाहते हैं, हमारे मेवाड़ को खत्म करना चाहते हैं। जब हमारा मेवाड़ ही नहीं रहेगा, हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेगा, तो हम यहाँ रहेंगे कैसे। ये बड़ा एक संकट वाली बात है और उसको लगातार जारी है। अभी अशोक गहलोत को हमने पिछले 2-3 साल पहले उनको एक ज्ञापन दिया था, पहाड़ियां कट रही है, तो कुछ लोग जागरूक हुए, पहला ज्ञापन हमारा था, फिर लोग जुड़ते चले गए और आज स्थिति है कि जब कड़ी जुड़ी, जब हर व्यक्ति ने आवाज उठाई कि पहाड़ियां नहीं कटनी चाहिए, तो आज पहाड़ियां कटने पे रोक लग चुकी है। इसी तरह हमें उदयपुर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो हमें आज यहाँ बैठे नहीं होते। तो आज हमें हमारी भी कुर्बानी हमें मांग रहा है कि कुर्बान हो जाओ, मगर उदयपुर को बचा लो, मेवाड़ को बचा लो, भारत को बचा लो। हम भ्रष्टाचार, लूट और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उस संघर्ष में सत्य के साथ सभी हैं, धर्म के साथ सभी हैं। हम धर्म को धारण करने वाले लोग हैं, धर्म में चलेंगे तो भगवान भी साथ देगा, एकजुट होंगे तो आवाज, एक बुलंद आवाज बनेगी। और मेरा आप लोगों के आज यहाँ आने के बाद में और माता जी के दर्शन के बाद में मेरे में एक अलग उत्साह पैदा हुआ है कि किस प्रकार हम, हमारे जो मेवाड़ की जो परंपरा है, जिस तरीके से बड़ों का सम्मान, आपसी एकता की जो बात हम करते थे, वह पुनः पैदा हो, एक नया मेवाड़ बने, बेहतर मेवाड़ बने, उसके लिए हम सब समर्पित हो। धन्यवाद। और हम कैसे जुड़े हुए हैं। महाराणा भोपाल ने हमारे परिवार के ऊपर इतने एहसान किए कि ये मेरा फर्ज है कि आज मैं उसको थोड़ा सा दोहरा दूँ। मेरे पापा को उस जमाने में महाराणा भोपाल ने विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। उस टाइम पे वो एयरपोर्ट से, सांता क्रूज एयरपोर्ट से इंग्लैंड गए थे। अब आप देखिए मेवाड़ का प्रेम कि आधा उदयपुर उनको छोड़ने बॉम्बे एयरपोर्ट गया, आधा उदयपुर
ट्रेन भर गई। मुझे भी याद है, अभी भी थोड़े दिनों पहले मेरे बचपन में जब मैं भी बॉम्बे जाता था, मेरी सारी पढ़ाई बॉम्बे में हुई थी, तो जब मैं भी बॉम्बे जाता था तो आधा उदयपुर मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आ जाता था कि अरे बॉम्बे हो आए, बॉम्बे हो आए। तो इतना प्रेम मुझे और मेरे परिवार को मिला था। फिर उसके बाद में पापा का वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर ली। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था एंड उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर में रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और 5 साल तक वर्ल्ड वॉर चला था और उस दौरान कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था बिटवीन वन कंट्री एंड अदर कंट्री। अब दादाजी को बोला गया कि मेरे पापा को मंजी बोलते थे कि मंजी तो मरियो होगा। अचानक 9 साल के बाद में रेडियो पे उनका मैसेज आया कि मैं वापस इंडिया आ रहा हूँ। मेरे दादाजी ने उस जमाने में पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया था कि मेरा बेटा तो मर गया है। फिर जब वो वापस आए तो वापस सांता क्रूज एयरपोर्ट पे आधा उदयपुर उनको लेने गया। फिर महाराणा भोपाल सर ने, महाराजा ने उनको जोधपुर के एक बहुत ही 5 स्टार होटल थी जो पैलेस से एसोसिएटेड थी और अब तो उसको आर्मी वालों ने ले लिया था, एयरफोर्स वालों ने ले लिया था। वहाँ पे ही वॉज द बिगेस्ट बॉस वहाँ पे उस होटल के। फिर गोपाल सिंह जी एक बार उसी होटल में रहने गए थे तो बोले मंजी तू ऐसे कैसे रहता है, तेरे पास कार नहीं है, तेरे को मैंने विदेश भेजा था और तेरे पास कार नहीं। उन्होंने उसी टाइम पे अपने अकाउंटेंट को बोला मंजी को कार दिलाओ। उस जमाने में हमारे पास में दरबार में गोपाल सिंह जी ने ऑस्टिन गाड़ी दी। फिर मेरी मदर, उन्होंने उसी गाड़ी को सीखते हुए उसको डैमेज कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया। फिर इंश्योरेंस से इनको हिंदुस्तान मोटर्स की हिंदुस्तान गाड़ी मिली थी। तो कहने का मतलब यह था कि गोपाल सिंह जी की इतनी दया थी हमारे परिवार पे। जिस जमाने में लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, गोपाल सिंह जी की दया से 2-2 कारें हमारे परिवार को, मेरे पापा को दी गई थी। अब मेरी मदर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 95 के हैं, लेकिन इनकी वो एसोसिएशन है राजघराने से कि इनको अभी भी दरबार लारे में यो करती, दरबार लारे में एकलिंग जी जाता, दरबार लारे में जो है वो ये अपना मतलब कांकरोली जाता, अठीने जाता, दरबार माने एकलिंग जी ले जाता और वटे माँ 10 दिन रुकता और घोड़ा पे गाड़ी पे जाता, बैलगाड़ी पे, और वहीं ठहरते थे। और अभी इनकी क्या मेमोरी लॉस हो गई है, इनको याद नहीं रहती है बहुत सारी बातें। तो ये बस सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मुझे बोलते हैं कि ये जो तेरी कार, इंसिडेंटली अभी जो मेरे पास कार है वो भी ब्लैक कलर की है और वो उस जमाने में भी ब्लैक कलर की थी। तो बोले ये वही कार तो नहीं है जो गोपाल सिंह जी ने अपने को दी थी? मैंने कहा नहीं मम्मी वो कार नहीं है, वो तो कभी का गया, अभी मैंने नई गाड़ी ली है। अच्छा, मैं तो समझी गोपाल सिंह जी वाली गाड़ी है। तो खैर गोपाल सिंह जी का जो हमारे फैमिली के प्रति जो प्रेम था और उन्होंने जो हमें प्रोत्साहित किया था उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बाकी यही कहना चाहूँगा कि हमारी फैमिली गोपाल सिंह जी की दया बहुत ज़्यादा रही है हमारे परिवार की। थैंक यू। राजू भाई साहब ने महाराणा गोपाल सिंह जी की जो याद दिलाई है, तो आपको एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, महाराणा गोपाल सिंह जी का जन्मदिन लिया है। आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे दिन नाना जी के साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने बुजुर्ग को सूचना दी कि बुजुर्ग खजोड़ ने 200 भी है, आप लोग जन्मदिन लीजो। महाराणा साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इसे एक छोटी सी बात से आप समझ जाएंगे। उनका निजी खर्च जो कहलाता था वो कलमदान का खर्च कहलाता।
उस कलमदान के खर्च में बचत करके उन्होंने मेरे पैदा होने के जो सारे खर्चे होते हैं वो उसमें से वहन किए। मदर को यहाँ से घर से जो सीख दी गई वो भी महाराणा साहब के वहीं से सीख आई थी। और मेरी मदर खास तौर से कहती थी तेरे टाइम में जो दरबार के यहाँ से पूरा 1 घी का पीपा आया था। मतलब आज जो आप जो देख रहे हैं कि मैं महाराणा भोपाल सिंह जी की जयंती क्यों मनाता हूँ, कारण ये कि उनका जो कुछ अंश हमारे में मौजूद है। मेवाड़ के दानवीर कर्ण के नाम से आप महाराणा भोपाल सिंह जी को मान सकते हैं, जाने जाते थे। जिस आज जो चारों तरफ नजर आ रहा है वो सारा महाराणा भोपाल सिंह जी की देन, चाहे BN हो, MB कॉलेज हो, आपके विद्याभवन हो, जहाँ कहीं भी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कुछ भी आज नजर आ रहा है, मीरागंज कॉलेज हो, हॉस्पिटल 100 वर्ष का उन्होंने पहले से सोच के फिर जमीन दी, आपको आश्चर्य हो। और उसी कड़ी में वो डॉक्टर BN शर्मा साहब को यहाँ लाए थे। मैं BN शर्मा साहब के नाम से भी सम्मान देता हूँ। मतलब जो भी मेवाड़ में किसी ने कुछ भी दिया या किसी ने कुछ किया तो उनके नाम से हम सम्मान देने का प्रयास करने की उनकी तस्वीर किसी न किसी के घर में लगे और लोगों को ध्यान दे कि भाई ये व्यक्ति मेवाड़ को बनाने में सहयोग रहे। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जगदीश साहब जी सिरमौली साहब से, इनका जो हर्ष और उत्साह जो बढ़ाने वाला उद्बोधन है। और इस बीच में मैं एक घोषणा कर देता हूँ, गुप्त रूप से 1100 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया है। उन्होंने देने वालों का भी मेरा नाम नहीं लिया जाए, ये गुप्त ही रहेगा। धन्यवाद उनको की लगा दो, ये भारत माता की लोक जन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आज महत्वपूर्ण इस बैठक में मंचासीन हमारे अध्यक्ष विमल जी शर्मा साहब, हमारे विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके इतिहास की जानकारी देने वाले वरिष्ठ साहित्यकार तलरेजा साहब, हमारे मांडव साहब, और सबसे ज़्यादा तो मैं माता जी के जो इस उम्र में भी आप यहाँ पधारे और हमको दर्शन देने का जो सौभाग्य मिला, माता जी के चरणों में नमन। और उनके सुपुत्र श्रवण रूपी उनको भी आज हमने सुना, अच्छे विचारों से। सबसे पहले हमारे जयराज जी आचार्य साहब ने आगाज ही इतना सुंदर किया कि बाद में आए सभी वक्ताओं ने उसको आगे बढ़ाते गए और नई नई विविध जानकारियों से हमें भरत जी कुमावत ने, तलरेजा साहब ने, आनोद साहब ने, बहन जी ने, हमारे मोगरा साहब ने इतने अच्छे सुंदर विचार, और लास्ट में सुवालका साहब ने, तो ये सभी के इतने अच्छे विचारों को सुनने के बाद ये भावना हर व्यक्ति के इस मेवाड़ की धरती के पे जो पैदा हुआ उसके दिलों से दिमाग में एक चीज बैठी हुई कि हमारा सर्वप्रथम हमारी माटी है, ये हमारी धरती है और ये हमारा मेवाड़ है जिसने हमें पहचान दी है। मैं भी इस मेवाड़ की एक मिट्टी का अंश हूं और अभी मैं पिछले सितंबर महीने में ही ILO की एशिया पैसिफिक रीजन क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करके आया हूँ। ये चौथी बार मुझे जाने का, विश्व में 4 बार श्रम सम्मेलन में जाने का मुझे और इस मिट्टी का ही चमत्कार है कि जो भरत जी कह रहे थे ना, हल्दी घाटी में जन्म लिया, तो मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। उस मिट्टी में मैं पैदा हुआ और मेरा गांव जो हल्दी घाटी के इस पार बलीचा, जहाँ से पढ़ने के लिए मैं खमनोर जाता था और बीच में हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक करके मैं हमेशा विद्यालय में जाता था।
छठी 7वीं 8वीं तीनों साल मेरी पढ़ाई कमजोर में हुई। फिर 8वीं के बाद मैं उदयपुर आया और बाल मजदूरी करते हुए मैंने पढ़ाई की। सुबह की शिफ्ट में मैं मजदूरी करता था और सेकंड शिफ्ट में पढ़ने जाता था। और 17 साल 18 साल की उम्र के बाद सीमेंट फैक्ट्री में बाबूलाल जी के साथ नौकरी लग गई हमारी। बाबूलाल जी शर्मा साहब बैठे हमारे सामने, इनके साथ वहाँ सीमेंट फैक्ट्री में मामूली मजदूर में भर्ती हुआ और वहां से मजदूर मूवमेंट में मैं इंटेक से जुड़ा और वहाँ मजदूरों की लड़ाइयों को लड़ते 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 1985 में मेरे को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। और जब नौकरी से निकाल दिया गया तो उस समय में हिंदुस्तान का 7वां नंबर औद्योगिक घराना बजाज समूह था जिसकी ये फैक्ट्री थी। और उस समय हमारे इंटेक के नेता बी चौधरी जी थे, पूरे राजस्थान का नेतृत्व उनके हाथों में था, जो आज मैं कर रहा हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसा ताकतवर औद्योगिक घराना और इतना बड़ा ताकतवर मजदूर नेता के खिलाफ कोई विद्रोह करे, कल्पना ही नहीं की जा सकती, सोचना तो दूर की बात। 3 महीने में मेरे खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हुए और मुझे यहाँ से जिले से बदल कर दिया गया और उदयपुर से बाहर मुझे रहना पड़ा। लेकिन उस मिट्टी का अंश था, जो हल्दी घाटी की मिट्टी, जो महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करते हुए कि गुलामी को स्वीकार नहीं करने का जो जुनून था, वो जुनून मेरे, आप भी सब लोग तस्वीर तो प्रताप की लगाते ही है, लेकिन मेरे यहाँ बेडरूम में महाराणा प्रताप की तस्वीर लगती है। मैं महाराणा प्रताप को इतना दिल से आदर्श माना है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल के मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, एक मजदूर से मंत्री तक बना, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो आज उस लड़ाई में बाबूलाल जी तो गवाह कि मैंने कितना संघर्ष किया और उस संघर्ष में मैं विजेता बना और फिर जीत के वापस उस उद्योग में गया। तब और कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं बी चौधरी साहब की कुर्सी पर पहुंचूंगा, लेकिन इसके पीछे होता है धर्म, अध्यात्म और संस्कृति। तो एक माँ का आशीर्वाद मिला, जो आपने मेवाड़ के इतिहास में उसका नाम सुना होगा, हिंगलाज माता, धोरी माता। वहां मैं 40 साल से पूजा कर रहा हूँ वहां। आज रविवार है, आज सुबह की मंगला आरती करके कार्यक्रमों में था, चौबे साहब का फोन आया तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो हर रविवार की प्रथम मंगला आरती मैं कर रहा हूँ, 40 साल से बाबूलाल जी जानते हैं। जिस दिन मेरे को लग गया था कि मैं इस फैक्ट्री में नौकरी पे नहीं जा सकता हूँ, मुझे पता लग गया कि अब मैं इतना ताकतवर उद्योगपति और ताकतवर मजदूर नेता के सामने नहीं जीत सकता हूँ। तब मैं हताश और निराश होकर माँ के दरबार में गया और माँ से निवेदन किया कि माँ, अगर मैं सच्चाई पे हूँ तो मेरा साथ देना, और अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा देना। के दरबार में जब मैंने दिल से अपने उद्गार व्यक्त किए, और उस समय मेरी उम्र थी 22 साल, और वो माँ ने मेरी वेदना को सुना और माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेड यूनियन है इंटेक की, वर्ल्ड की आज सबसे बड़ी, और उसके वो राजस्थान के लीडर थे, उनको भी हारना पड़ा और बजाज समूह को भी हारना पड़ा और मुझे ड्यूटी पर लेना पड़ा, सर तनख्वाह सही। ये माँ का आशीर्वाद, और उस माँ को मैंने उस दिन से पकड़ा, आज दिन तक नहीं छोड़ा। मेरा नियम है, दुनिया में मैं विदेश में चला गया तो वापस आके वो आरती सायंकालीन करके वो करूंगा, लेकिन वो आरती करता हूँ माँ की वो कृपा से ही। जब पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार के समय मेवाड़ से 1 लाख व्यक्ति को मंत्री बनाने की बात चली, मेवाड़ के सब नेताओं ने अपने अपने चहेतों के नाम दिया। मैं जमीन पे काम करता हूँ, किसी नेता के घर पे गुलाबी और भोग देने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं खुददार व्यक्ति, जो प्रताप को आदर्श मानेगा वो अपनी स्टाइल में काम करेगा। लेकिन ये माँ का चमत्कार है कि माँ ने मुझे मंत्री का दर्जा दिलाया मेवाड़ से, साक्षात। तो तीसरा साक्षात आपने देखा होगा, ये 12 साल फैक्ट्री बंद हुई है, और भारत में जो उद्योग के ताले लग जाते हैं वो कभी वापस खुलते नहीं है। लेकिन मैं माँ की आरती करते हुए कहता था, माँ ने मुझे इतना बड़ा नेता बना दिया कि मेरे खुद के घर में अंधेरा, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी मेरे साथ बाल सट्टा बाबूलाल जी जैसे आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, तो मुझे क्यों बनाया इतना बड़ा नेता।
या तो ये फैक्ट्री चला या फिर मेरे को भी जीवन लीला खत्म कर देते। तो माँ इतनी दयालु की, इतनी मेहरबान हुई कि 12 साल के बाद ये उद्योग वापस चलवाया और बंद पीरियड का 3 करोड़ रुपया मजदूरों को 1,80,000 रुपये बंटवाए, उनके रिटायरमेंट की उम्र बढ़वाई और आज वो उद्योग एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। ये उसकी कृपा में ये बता रहा हूँ आपको। और इसके पीछे आप अपन महाराणा के, राजा महाराजों के तो जो उनके शौर्य की गाथाएं अपन गाते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि गानी भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य जो इस मेवाड़ की संस्थापना करने वाले प्रथम संस्थापक गुरु हारित ऋषि को, अपने को राशि को याद करना चाहिए। एक चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसको इतिहास में उतना सम्मान दिया जा रहा है। एक द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तैयार किया, उसको सम्मान दिया जा रहा। अरे हारित ऋषि ने तो वो कुल परंपरा का नींव रखी है, जिसमें वो गद्दी पे बैठेगा वो वैसा ही निर्माण करता जाएगा, उसमें एक पीढ़ी नहीं, ये 75वीं पीढ़ी तक अभी तक वही निर्माण कर रही है। वो हारित ऋषि को आप और हम याद नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी चूक हो जाएगी। हारित ऋषि ने मेवाड़ के एक बप्पा रावल जो उनके यहाँ दूध का लोटा लेके जाता था आश्रम पर, और वो शिष्य बनाकर भगवान एकलिंगनाथ को मेवाड़ का शासक बनाकर उसको दीवान बनाकर जो परंपरा चालू की, और बप्पा रावल से जो परंपरा चालू हुई, जो अभी विश्वराज सिंह मेवाड़ तक ये परंपरा चल रही है, ये हारित ऋषि की वो कुल परंपरा। और उसने जो मेवाड़ की स्थापना के जो संस्कार के बीज बोए, जिसकी वजह से 75 पीढ़ियों ने भी उसी स्वाभिमान, आन बान और साध और सम्मान के लिए लड़ना और मरना सीखा है। बाकी एक शिष्य दुनिया में तैयार कर दिया, हम उसको महान मान रहे, लेकिन इन्होंने 75 पीढ़ियों को तैयार करने वाले उस महान हारित ऋषि को हमने गौण कर दिया। उनको मेवाड़ में मान सम्मान, पहली मूर्ति अगर किसी की लगनी चाहिए तो वो हारित ऋषि की लगनी चाहिए। पहला अवार्ड को इंडिया लेवल का मिलना चाहिए तो हारित ऋषि के नाम पे मिलना चाहिए। आज उस महान तपस्वी ऋषि को हम याद नहीं करते और उनके शिष्यों का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर वो शुभ समय में मेवाड़ की स्थापना करते वक्त बप्पा रावल को दीवान घोषित करके, भगवान एकलिंगनाथ को शासक घोषित करके, जो मेवाड़ की परंपराओं की और संस्कृति और संस्कार से जो नींव रखी, जिससे ये कोई दुनिया की न तो मुगलों से, न तुगलों से, न अंग्रेजों से, अंग्रेजों भी इस भारत में आए, लेकिन मेवाड़ में आने के लिए उन्होंने दोस्ती लंदन का सिक्का निकालना पड़ा। विक्टोरिया का सिक्का नहीं चला है, पूरे भारत में विक्टोरिया का सिक्का चल रहा था, मेवाड़ की सीमा में दोस्ती लंदन का सिक्का चित्रकूट का निकला है। उनको भी मित्रता के रास्ते आना पड़ा, जो पूरा विश्व में जिनका शासन चला था उसको भी मेवाड़ में शासन करने के लिए हाथ आगे बढ़ा के दोस्ती करनी पड़ी। तो आज हम जय किशन जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ये मेवाड़ की उन रस्मों रिवाज को, संस्कृति और अध्यात्म और हमारा जो मेवाड़ का शौर्य है, उसके बारे में अगर ये ऐसे समय पर हमको नहीं मिला है तो हमको विद्वत जनों से सुनने का अवसर नहीं मिले। मैं एक ही वाक्य के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि धुनी माता के वहीं मैंने एक गोष्ठी रखी थी जिसमें इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा को आमंत्रित किया था, जिन्होंने हल्दी घाटी के शोध पर प्रताप को विजयी पहला इतिहासकार विश्व का, जिसने हल्दी घाटी के शोध 33 ताम्रपत्र इकट्ठे किए, जिसमें एक हमारे परिवार से भी लेके गए, जो बलीचा गांव को जागीर में महाराणा प्रताप चेकर की मृत्यु के बाद हमें दिया था, वो ताम्रपत्र भी वो ले गए। ऐसे 33 ताम्रपत्रों को इकट्ठा करके उस व्यक्ति ने शोध की और शोध के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि हल्दी घाटी में प्रताप विजेता रहे हो, क्योंकि राजा उस युद्ध में मर जाता है या बंदी बना दिया तब पराजय घोषित की जाती है। वो न तो बंदी बने न मारे गए। इन तथ्यों के आधार पर भारत सरकार, तब उन्होंने उस गोष्ठी में मेरे कंधे पे एक बीड़ा रख के चले गए
कि भाई साहब ये जो शिलालेख लग रहे हैं शाहीबाग में, रक्तलेन में और चेतक स्मारक, क्यों मैं चेतक स्मारक समिति का अध्यक्ष भी हो गया और महाराणा प्रताप राष्ट्रीय संस्थान है जिसका कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं राजसमंद के, उसमें भी मैं मेंबर हूं। तो उन्होंने कहा कि ये शिलालेख जिसमें साफ लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप पराजित हुए, ये कलंक है, ये हटना चाहिए। वो उस दिन क्या पता मां की भगवती के आशीर्वाद से मैंने भी वो बीड़ा उड़न दिया, स्वीकार किया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया हमने। हिंदुस्तान के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर तक वो बातें गई और उस मूवमेंट को हमने हल्दी घाटी के स्थानीय नागरिक संगठनों के द्वारा मिलकर एक मूवमेंट खड़ा किया और उस समय की तत्कालीन सांसद दिया कुमारी ने हमारी भावना को समझ के केंद्र की उस पुरातत्व मंत्री से बात करके वो शिलालेख वहां से हटवा दिए। ये पहली बार वो कलंक के पत्थरों को हटाया गया जिसमें प्रताप की पराजय। तो ये समय निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति के जिम्मे कौन सी जिम्मेदारी आएगी। मैंने सोचा ही नहीं था ये जिम्मेदारी मेरे आएगी, लेकिन समय निर्धारित करता है। तो आज जब इंटेका में एक मजदूर, साधारण मजदूर फैक्ट्री में भर्ती होने गया, मैंने कल्पना नहीं की कि मैं इंटेका आज लगातार 3 बार से निर्विरोध अध्यक्ष बन रहा हूं, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, सिंडिकेट बैंक में डायरेक्टर बना, ये से रीजनेबल। आपने देखा होगा चित्रकूट में 100 करोड़ का हॉस्पिटल, ये मेरी परिकल्पना है। 30 साल पहले मैं एक मीटिंग में गया था बेंगलोर, वहां हॉस्पिटल देखा था और मेरे ख्वाब थे खुली आंखों के कि मैं भी मजदूरों के लिए मेरे उदयपुर में ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा। सीसराम ओला साहब थे, जब श्रम मंत्री भारत सरकार के, गिरजा जी से एक चिट्ठी लेके गया मैं उनके पास। गिरजा जी ने चिट्ठी के आधार पे प्लॉट अलॉट हुआ उनके जमाने में, हिमाल जी। उसके बाद मैं सड़कों पे संघर्ष करता रहा, मंत्रियों के चक्कर काटता रहा, कांग्रेस का शासन में कांग्रेस का होते हुए वो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए का ही बजट देते उससे, और मेरा सपना 100 करोड़ से कम में पूरा होता है। अब प्रकृति न्याय देखो, ईश्वर के हाथ में कितनी बड़ी ताकत होती है। ये बता रहा हूं कि 2015 में मोदी जी की सरकार थी, विश्व का श्रम सम्मेलन जेनेवा होता है और भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिलता है और उसमें भंडारू दत्तात्रेय जी श्रम मंत्री भारत सरकार के, वो भी आते और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी, हम तीनों भारत की तरफ से जाते हैं। 19 दिन हम वहां रहते और 19 दिन जब रहते तो हम तीनों वेजिटेरियन, वहां पर कैसे निकाले 19 दिन, तो हम तीनों शाम को खाना हाथ से बनाते थे एक ही कमरे में। इतनी घनिष्ठता हो गई। मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने कहा अपना 19 दिन का ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन तो परिवार में कई सालों से रह रहे हो जैसा, बिछड़ते हुए आंखों में आंसू सबके। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा तू मेरा छोटा भाई, बोल तेरे कोई काम हो तो। मैंने कहा साहब आप नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं क्यों नहीं करूं कि कैसे? मैं क्यों साहब मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे थे उस कुर्सी पे, आस्कर फर्नांडिस भी बैठे थे, सबसे मैंने कहा लेकिन वो नहीं कर पाए। आप क्या मुझे बता मैं करूं। उन्होंने वादा किया, मैंने कहा मैं 100 करोड़ रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, 100 करोड़ का बजट देना पड़ेगा। पैसा हमारा ही है, मजदूरों का कटता सैलरी में से नियोजित का वो पैसा, लेकिन एक बता रहा हूं। और वो पैसा जब मैं फाइल लेके आया, अब उस फाइल में यूआईटी वालों ने पेनल्टी लगा दी, कुछ ज्यादा समय लग रहा, सुना तो संस्मरण या बंद तो उस समय में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी और जसवंत सिंह जी यादव श्रम मंत्री थे, जो हमारे ये से रीजनल बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा पंडित जी आपके इस फाइल पे पेनल्टी लगी हुई है, यूआईटी ने 7 लाख रुपए लगा दिए, ये जमा कराओ फिर फाइल लेके आओ, तो फिर मैं दिल्ली भेजूंगा। अब 60 लाख उस समय में रविंद्र जी ये अच्छे क्या करता
मनोहर जी, डॉक्टर नीरज जी, पधारो आप भी, आओ। अब आओ मैडम। आ जाओ, जो भी आना चाहे बता जाओ, सबके लिए। हाँ, आना चाहे हम हट देते हैं, आप आ जाओ। एक ग्रुप फोटो बहुत अच्छा। हाँ, अभी ग्रुप फोटो में जा जाओ। सब ग्रुप फोटो में आ जाओ, सब आ जाओ। बाबूलाल जी, सब आ जाओ। अरे जी बेटा अरे ये खाली ग्रुप फोटो में ही नहीं आएगा, हो गया था ग्रुप फोटो में ही नहीं आएगा। ग्रुप फोटो में, ग्रुप फोटो में ही नहीं, मेरे ड्रेस में नहीं होने लगा। आ जाओ ग्रुप फोटो, आप भी आ जाओ, सब सीधे। ग्रुप फोटो सबके लिए, ग्रुप फोटो सबके लिए। पीछे आ जाओ, पीछे ले लो, आ जाओ। नहीं भाई, और पाचन सब आ जाओ। मीटिंग का फोटो है, आपको भी परिचय, आप भी लंदन में बताने लगा और बहुत इतिहास को भारतीय धर्म बहुत आपने अनुभव है। ये हाँ, और मैंने आपके भी कहीं दर्शन किया। कौन? आपके कार्यालय में। वो जो आकाशवाणी ये तो मीटिंग का ग्रुप हुआ है। लोकजन सेवा संस्थान का स्थापना दिवस, अक्षय लोकजन के 10 वर्ष की पूर्ति और महाराणा गोपाल सिंह जयंती में सम्मानित होने वाले सदस्यों का परिचय इस अहम बैठक में आप सब पधारे। मेरा तो अभी अध्यक्ष वर्ष में आप अपने सबको सुन लिया, इसे उसको रिपीट नहीं करते हुए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज तो चलो ये इस तरह हुआ है, पर जो 7 दिसंबर जो ये अहम दिन हमने माना है लोकजन सेवा संस्थान का स्थापना दिवस, तो किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली हमको ये देखना है कि संस्थान ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है, और अगर कमी छोड़ी है तो हमको अगले वर्ष में उसको कैसे पूरा करना है। तो इसी उद्देश्य से आज मीटिंग रखी गई थी। हम 3 कार्यक्रम ही अभी तक मुख्य करते आए हैं, जिनमें 5वां दिन के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें महाराणा गोपाल सिंह की जयंती, उदयपुर स्थापना समारोह और ठाकुर अमरचंद पड़वा जयंती, ये तीनों कार्यक्रम हम 5वां दिन के कर रहे हैं। पर मेरा आपसे सबसे गर्वित निवेदन है कि अगर आप सब माने तो जैसा कि हमारे काफी लोग कह रहे हैं कि उदयपुर की काफी ज्वलंत समस्याएं हैं, तो क्यों ना हम इसको एक फॉर्मल मीटिंग के रूप में हर माह या 2 माह में एक रेगुलर मीटिंग करके, क्योंकि आज जो हमने टुकड़े में सुना है तो हो सकता है अगर आप सब इसको हम सब प्रबुद्ध और उदयपुर और मेवाड़ के प्रति चिंता रखने वाले लोग हैं, तो अगर हम एक मासिक फीचर बना के और कहीं ना कहीं गोष्ठी करके पेपर में देते रहेंगे तो शायद लोकजन और उदयपुर के बारे में हमारी सोच है मेवाड़ के बारे में वो हम उजागर कर पाएंगे। और आप सब अगर इस बारे में एग्री हो तो हम इसका श्री गणेश कर सकते हैं, क्योंकि उसी बहाने क्या करना है, जब तक करेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। हमको हम भी मैं तो काफी हद तक डिससेटिस्फाइड हूँ। जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसमें, जैसे भरत और हमारा कोई बात चल रही थी, वो आती रहेगी तो भरत को मैं पूछ सकता हूँ, अरे भरत भाई क्या हुआ, तो अगले महीने वो अपने आप आ गया कि हाँ भाई विमल जी मैंने ये काम किया। कुमार जी ने कुछ कहा तो कुमार जी पूछेंगे अरे भाई विमल जी अपने क्या हुआ, तो हो सकता है हम जैसे तेलंगाना में कुछ कहा तो उस पर हम क्रियाशील हो जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर हम तो एक हम एक्टिव ग्रुप बना लेते हैं जिसमें आपके सुझाव हो तो महीने की जैसे सेकंड सैटरडे पहले फिक्स कर दें, उस दिन मिले 15 लोग ही मिले,
तो चौबे जी और हम डिस्कस कर लेंगे, आप सबसे इस पे लेंगे और शायद अविनाश जी की पीड़ा भी बहुत वाजिब है। एक बार मेरे हाँ सुन लेंगे, हाँ सुन लेंगे ना, इसमें कोई जान आकृष्ट कराना चाह रहे हो। हाँ पूर्वक करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि ये जनवरी जो आ रही है, इस जनवरी के अंदर एक ऐसी प्रदर्शनी लगे, एक खुला मंच हो जिसमें हमने सारे प्रोग्राम किए बड़े बड़े, जैसे चौराहे पे के हाथीपुर चौराहे पे किए थे, और ये जितने भी बुक्स है, जितने भी वीडियो है, जितने भी फोटोग्राफ्स पे एक खुला मंच हो, एक लंच हो, और सारे तीनों संगठनों के जो काम है वो उस प्रदर्शनी में दर्शाया जाए। और पुराने जो हमारे लोक जन सेवा संस्थान और जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग आए और एक बड़ा लेवल पे एक ऐसा प्रोग्राम हो। और दूसरा, हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करने जा रहे हैं, और अभी मोता पार्क जो है वो अभी सबने देखा है, मोता पार्क चेतक के उधर है, लेकिन जो मूर्ति बनी हुई है मोता पार्क के अंदर, तलवार जो गायब है, और तलवार की क्या कॉस्ट है, वो कॉस्ट में अपने स्तर पे इकट्ठा करके पैसा आपके आशीर्वाद से ला सकता हूँ। मेरा आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से यह निवेदन है कि वो तलवार गोपाल जयंती के उपलक्ष्य में, और ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है सम्मान समारोह वाला, उस सम्मान समारोह के अंदर वो तलवार भी अपने लोक जन सेवा संस्थान के माध्यम से लगाया जाए। उसका जो भी तलवार का जो खर्चा आता है वो मेरे स्तर पे, यानी कि मेरे साथियों द्वारा मिलकर मैं पैसा लेके आऊँगा। मदद आप सबकी चाहिए, आप साथ में रह के वो तलवार लगाए। क्यों गोपाल जयंती हम मनाते हैं ताकि कोई वहाँ पार्क में मनाता नहीं है, हम मना रहे तो हमारा भी दायित्व बनता है। जैसे पहले किरणमय सिंह जिंदा थे, उन्होंने बोला हम लगाएंगे, कई लोगों ने ये वादा किया लेकिन तलवार कोई लगा नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के करते प्रार्थना करता हूँ कि वो तलवार का जो भी बजट आप बुद्धिजीवी बताएंगे वो पैसा मैं कलेक्ट करके लाऊंगा आपके आशीर्वाद से, और आपके सबसे मार्गदर्शन में वो तलवार लगे, और तलवार अपन लगा मैं लोक जन सेवा संस्थान द्वारा। भारत माता की प्रभु जन और जो मनीषी जनों ने, जो सब जनों ने पधार कर लोग जन सेवा संस्थान के जो मीटिंग के अंदर आपने भाग लिया, उसका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय पे जो अमूल्य समय दिया है उसके लिए हम संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय।